नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे अपने चैनल नॉलेज हाउस में। मैं मानवेंद्र प्रताप सिंह दोस्तों लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए आज का द करंट अफेयर शो। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने इसको 7 बजे लाइव करने की कोशिश करी थी, बट कुछ कारणवश ये यहाँ पे एरर हो गया और हमारा जो लाइव था वो पूरा नहीं हो पाया। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर देता हूँ और फिर आपके सामने अभी दे देता हूँ, जिससे आप लोगों का जो नुकसान है वो यहाँ पे ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग चाहें दोस्तों तो मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। और आज के दोस्तों अगर हम सुविचार की बात करें तो बहुत ही शानदार बात यहाँ पे लिखी हुई है। दुनिया की हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। दुनिया की दोस्तों कोई भी ऐसी परेशानी होगी जिससे आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अगर दोस्तों आपने मन में ये सोच लिया कि आप नहीं कर पाओगे तो बेटा कभी नहीं कर पाओगे। और अगर आपने यहाँ पे मान लिया कि नहीं मैं इसको निकाल के मैं आगे बढ़ जाऊंगा और मैं इसको जरूर सफलता प्राप्त करूंगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको वहां पे उसको जीतने से रोक नहीं सकती है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आज की इमेज ऑफ द डे की बात करें तो दोस्तों ये एक छाया चित्र है जो आपके किसी चित्रकार ने किसी फोटोग्राफर ने यहाँ पे खींचा है, जिसमें दोस्तों ये दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में दोस्तों वारधा से जो जगह है वहाँ से लोग जो हैं, किसान जो हैं, वो यहाँ से जा रहे हैं अपने सामान ले लेके जॉब की तलाश में शहरों की तरफ। तो एक मतलब देश की जो हमारी अभी हालात है कि गाँवों में लोगों को सुविधा नहीं उपलब्ध है, खाना पीना नहीं खा पा रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है, तो उसको ये इमेज जो है आपकी दर्शाने की कोशिश कर रही है। आगे बढ़ जाते हैं और शुरू करते हैं दोस्तों आज के नॉलेज बूस्टर्स को। पहला दोस्तों आज का जो आर्टिकल है वो यहाँ पे कहता है गाइडलाइंस फॉर ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप। दोस्तों यहाँ पे जो पहला आपका आर्टिकल है वो ये कहता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए जो स्टेशन है उसको बनाने के लिए गाइडलाइंस जो है वो सामने आ चुकी हैं। देखिए आप सभी को पता है कि हमारी जो कंट्री है और हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने 2030 को टारगेट लिया है कि 2030 तक हम मोस्ट ऑफ द जो गाड़ियाँ हैं उनको इलेक्ट्रिक कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक तो आप कर दोगे, लेकिन उसको फ्यूलिंग के लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो स्टेशन जो बात हो रही है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग जो व्हीकल स्टेशन होंगे, यही यहाँ पे जो आपके व्हीकल हैं उसको चार्ज करेंगे। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं हर 25 किलोमीटर पे यहाँ पे इसको बनाने की बात करी जा रही है। और 25% ऑफ द रोड व्हीकल्स को यहाँ पे कहा जा रहा है कि कम करते हुए इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा 2030 तक। एक बड़ा आंकड़ा है, लेट्स सी कब अटेन कर पाते हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करें तो नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो अगर मतलब बहुत सारी इसमें अलग अलग बातें हैं जो ये सब हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको देखिए 2-3 चीज क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। एक तो 2030 को जो टारगेट किया गया ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ 2030 को ही टारगेट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक चीज़ और यहाँ पे पता होनी चाहिए कि ये जो है आपकी कौन सी मिनिस्ट्री देखती है, तो आपको इसका उसके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये अगर आपको पता है तो इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यहाँ पे दोस्तों आपका पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट जो है, पर्टिकुलरली सेक्शन जो है वो देखती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला आर्टिकल है यहाँ पे दोस्तों मुनिस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MSC भी बोलते हैं। दोस्तों ये कॉन्फ्रेंस है जो अभी हुई है। अब यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ पे हुई है। तो दोस्तों ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस है ये जर्मनी में हुई है। ठीक है, L1 कॉन्फ्रेंस है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और मुनिस जर्मनी सिंस 1963 यहाँ पे होती जा रही है और ये आपकी जो हुई है ये आपकी कहाँ हुई है, जर्मनी में हुई है। ठीक है, अब अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करें तो इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है वहाँ पे, तो इंडिया को दोस्तों हमारे डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं पंकज सरन साहब, इन्होंने यहाँ पे उनको रिप्रेजेंट किया है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि मुनिस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है, तो हमें पता होना चाहिए कि पंकज सरन साहब ने यहाँ पे किया है। दोस्तों बेसिकली जैसे इसका नाम है मुनिस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, तो वैसे इसका मतलब भी है कि सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पे सारी कंट्रीज़ बात करती हैं। और जो हमारे पंकज सरन साहब है इन्होंने तो जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो पुलवामा अटैक हुआ है उसके बारे में वहाँ पे मुद्दा उठाया है। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा हम मुनिस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बारे में जानना चाहें तो ये दोस्तों आपका जो है ये एक मुनिस सिक्योरिटी रिपोर्ट पब्लिश करती है इस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उसी के लिए ये कॉन्फ्रेंस आपकी यहाँ पे करी जाती है। तो बेसिकली इसका यही है मेन पर्पज़। और मेन जो है यहाँ पे देखिए सारे जो नेशंस हैं वो सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दे जो हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे देश में पीसफुलनेस और सिक्योरिटी, शांति ये सब बनाई जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इन्फीटीक्यू क्या है दोस्तों, आप सभी ने इन्फोसिस का नाम सुना होगा। इन्फोसिस एक बहुत बड़ी दोस्तों आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी कही जा सकती है, तो उसी ने दोस्तों अपना यहाँ पे इन्फीटीक्यू लॉन्च किया है। इन्फीटीक्यू दोस्तों ऐसा आपका मतलब कह सकते हो कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा ऐप है
जिसके थ्रू जो दोस्तों इंजीनियरिंग करते हुए स्टूडेंट्स होंगे या फिर जो भी आपके टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, मतलब काइंड ऑफ न्यूज़ मिलेगी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहेगी, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, पुरानी टेक्नोलॉजी जा रही है, तो जो इस टाइप की चीज़ें होंगी वो आपकी इस पर्टिकुलरली चीज़ से, इस पर्टिकुलरली ऐप से आप लोग एक्सेस कर सकेंगे। तो इन्फीटीक्यू क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऐप है जो बनाई किस लिए गई है, तो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो है, जो आपकी टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो बच्चों तक पहुँचाने के लिए। आगे बढ़ जाते हैं। एक दोस्तों बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि ज़बरदस्त न्यूज़ है, वो ये है कि बैंड पोएम खूनी वैशाखी टू बी पब्लिश्ड। दोस्तों ये एक पोएम है जो इंटरनेट पे आप आसानी से मिल जाएगी आपको, बहुत ही शानदार कविता लिखी हुई है, लेकिन इसको ब्रिटिश शासन ने यहाँ पे बैन कर दिया गया था, ब्रिटेन ने इसको बैन कर दिया गया था क्योंकि 1919 के जो दोस्तों पूरा हिंसा हुई थी उसी के ऊपर यहाँ पे ये पोएम लिखी गई थी, नानक सिंह जी के द्वारा लिखी गई थी। अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाई खूनी वैशाखी जो पोएम है किसने लिखी है, तो नानक सिंह जी ने लिखी है, बहुत अभी न्यूज़ में है, तो ये चीज़ हमें पता यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे है आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग में ये प्रस्तुत करी गई थी और उसी के बाद पूरा हिंसा हुआ था वहाँ पे, वो पता है। तो जो ये पोएम बैन थी, इसको बैन इस पे से हटाते हुए इसको एक इंग्लिश आपके जो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखिएगा, नवदीप सूरी जी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि किसने इसको ट्रांसलेट करने के जिम्मा उठाया है, तो नवदीप सूरी जी ने इसको यहाँ पे ट्रांसलेट करने का जिम्मा उठाया है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला आर्टिकल है वो कहता है टैगोर कल्चरल हार्मोनी अवार्ड। दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं उन्होंने टैगोर अवार्ड फॉर कल्चरल हार्मोनी को प्रेजेंट करने की बात करी है, प्रेजेंट करने की बात नहीं करी है, प्रेजेंट किया है, ठीक है। अब ये अवार्ड किस किस को मिला है, तो राजकुमार शिवजीत सिंह को दोस्तों मिला है मणिपुर डांस के लिए, और छायानौत के लिए बांग्लादेशी कल्चर ऑर्गेनाइजेशन उनको दिया गया है, श्री राम सुतर वंजी जी को दिया गया जो एक स्कल्पचर है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि टैगोर अवार्ड दिया क्यों जाता है। टैगोर अवार्ड दोस्तों जो दिया जाता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2012 से स्टार्ट किया गया है। 2012 से क्यों किया गया है, क्योंकि दोस्तों 2012 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की 150th एनिवर्सरी थी, तो उसी को मार्क करते हुए अवार्ड यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। और ये कल्चरल जो मतलब हारमोनी है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे ये अवार्ड रखा गया, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर आपको पता है कि इस फील्ड में काफ़ी रुचि रखते थे, तो उसी को बढ़ाते हुए यहाँ पे ये चीज़ करी गई है। अब देखिए जो मैंने आपसे कहा कि 2012 से यहाँ पे किया गया है, और किसी को भी दिया जा सकता है, रेस, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, जेंडर, नेशनलिटी, ये सब मैटर नहीं करती है। अब इसमें जूरी में कौन कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं हमारे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और अपोजिशन की लीडर हो जाते हैं, और 2 एमिनेंट पर्सन भी इसमें ग्रुप में हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और शुरू करते हैं दोस्तों आज का द हिंदू एनालिसिस। आज की जो द हिंदू की न्यूज़ हैं वो देखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली बहुत ही अच्छी न्यूज़ और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हो सकती है कि एक्स प्रेसिडेंट यामीन अरेस्टेड। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो भाई अरेस्ट हुए हैं लेटेस्टली यामीन करके जो प्रेसिडेंट हैं वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट रहे हुए थे, तो मालदीव के दोस्तों आपके पुराने प्रेसिडेंट रहे हुए हैं अब्दुल्ला यामीन। तो उनको दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज में यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग होता है कि टैक्स छुपाते हुए पैसों को मतलब 2 नंबर के पैसों को 1 नंबर करना, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का ही पूरा मैटर होता है। तो इनका दोस्तों करीबन कहा जा रहा है कि इन्होंने 1.5 मिलियन के आसपास का डॉलर का यहाँ पे ब्राइब ली थी, और काफ़ी सारे एलिगेशन है इनके ऊपर इसी टाइप से रिलेटेड। आगे बढ़ जाते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर जो कहती है दोस्तों गहलोत गवर्नमेंट गियर्स अप फॉर सोशल अकाउंटेबिलिटी बिल। दोस्तों पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सोशल अकाउंटेबिलिटी बिल क्या है। सोशल अकाउंटेबिलिटी बिल दोस्तों छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपने मेरे से कोई सामान मंगाया, ठीक है, मैंने आपको सामान कहा कि ठीक है मैं आपको सामान दे दूंगा, आपने मुझे 4000 रुपये ट्रांजेक्शन कर दिए कि हाँ भाई मुझे सामान चाहिए, तो 4000 रुपये लो। अब मैं उसको 1 हफ्ते के जगह 1 महीने में दे रहा हूँ, 2 महीने में दे रहा हूँ, मैं डिले करता जा रहा हूँ। तो दोस्तों जब सोशल अकाउंटेबिलिटी बिल आ जाएगा तो मैं ये डिले नहीं कर सकता हूँ। ये मेरी अकाउंटेबिलिटी है कि जब मैंने आपसे पैसे ले लिए हैं या फिर मैंने जब आपसे वादा कर दिया है तो मैं आपको उतने दिन के अंदर वो चीज़ वहाँ पे पहुँचाऊँ। तो ये दोस्तों आपका जो है सोशल अकाउंटेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। तो गहलोत गियर्स अप फॉर सोशल अकाउंटेबिलिटी बिल जो आपका ये आर्टिकल है वो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो हमारे राजस्थान गवर्नमेंट है उसमें जो अशोक गहलोत साहब है वो चाहते हैं कि सोशल अकाउंटेबिलिटी बिल जल्द से जल्द वहाँ पे आ जाए, और एक उनकी कोशिश भी है और जल्द में भी वहाँ पे ये चीज़ पास भी हो जाए, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका ये वाला आर्टिकल था। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला आर्टिकल है हमारा दोस्तों केरला सीज 6.35% ग्रोथ इन डोमेस्टिक टूरिज्म। दोस्तों केरला जो है इतना सारा घटनाओं के बाद निपा वायरस, फ्लड एंड वगैरह वगैरह 6.35% का इन्होंने यहाँ पे डोमेस्टिक टूरिज्म में ग्रोथ अपना मार्क कर लिया है। और अगर आप देखें दोस्तों तो 156 लाख डोमेस्टिक टूरिज्म अराइवल्स थे 2018 के कैलेंडर ईयर में, और जिसमें से 14 लाख के आसपास तमिलनाडु से थे।
तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है केरल में सबसे ज़्यादा टूरिज्म कहाँ से आए थे, तो आपके तमिलनाडु से आए थे। जो बच्चे केरल के स्टेट लेवल के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। जो बाहर के हैं वो आपको लोग बस यहाँ पे 6.35% वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो यहाँ पे सारी रैंकिंग लिखी हुई है कि किस स्टेट से कितने लोग आए थे, किस स्टेट से कितने लोग आए थे, ठीक है। तो ये भी हम देखा जा सकता है, अगर हमें अच्छा लगे तो पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं नॉलेज के लिए। इसके बाद दोस्तों अगला आर्टिकल जो है वो कहता है आफ्टर पुणे यूनिवर्सिटी बैक्स आउट भोपाल टू होस्ट हिस्ट्री कांग्रेस। दोस्तों जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है, इंडियन साइंस कांग्रेस होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो गलत बोल दिया मैंने, इंडियन साइंस कांग्रेस जो होती है उसी तरीके से दोस्तों इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस भी होती है। तो ये दोस्तों जो आपकी इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस थी पहले पुणे में होने वाली थी, किस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपकी फूले पुणे यूनिवर्सिटी में ये होने वाली थी, लेकिन वहाँ से इसको हटा दिया गया, वहाँ पे उसको होस्ट करने को मना कर दिया गया। और 79th इंडियन हिस्ट्री जो कांग्रेस है, कौन सी है नंबर की, 79th। अब दोस्तों मध्य प्रदेश गवर्नमेंट सामने आई है और उन्होंने भोपाल में इसको करने की बात कही है। भोपाल में दोस्तों बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो कॉन्फ्रेंस है ये होस्ट करी जाएगी। तो कौन से नंबर की है, 79th है। और कहाँ पे होस्ट हो रही है, भोपाल में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में हो रही है। पहले कहाँ होने वाली थी, पुणे में। तो ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। RBI टू ट्रांसफर 28,000 करोड़ इन टर्म सरप्लस टू गवर्नमेंट। दोस्तों जो आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो 28,000 के आसपास इन टर्म सरप्लस गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने वाली है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सरप्लस क्या होता है, फिर हमें पता होना चाहिए इन टर्म क्या होता है। सरप्लस दोस्तों ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पास, मैंने एक दुकान खोली है जिसमें मैं 1,000 रुपये हर दिन कमा रहा हूँ, लेकिन क्या वो मेरी कमाई है, नहीं। मेरी कमाई वो होगी जो मैं इसमें से अपने जो भी मेरे यहाँ पे काम करते हैं उनके पैसे दे दूंगा, जो भी मैंने जितने सामान खरीदे उतने रुपए काट दूंगा, फिर जो बचेगा वो मेरा प्रॉफिट होगा, वो मेरा सरप्लस होगा। तो मान लीजिए कि मैंने 800 रुपये पूरा खर्चा वर्चा सब निकाल दिया, तो जो 200 रुपये मेरे 1,000 में से बचे वो मेरा सरप्लस है। तो यहीं पे दोस्तों जो आपका RBI है उसने 28,000 करोड़ जो रुपए हैं वो यहाँ पे इन टर्म सरप्लस की तरह गवर्नमेंट को ट्रांसफर की है। मतलब ये जो रुपए हैं ये एक्सेस में है, सारा खर्चा वर्चा निकालने के बाद, तो ये 28,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को मिल चुके हैं। तो इसको दोस्तों इन टर्म सरप्लस इसलिए कहा गया क्योंकि परमानेंट फिगर अभी और आएगा, ये सिर्फ एक कह सकते हो आप कि टेम्परेरी अमाउंट है जो यहाँ पे सेंड किया गया है। आप दोस्तों यहाँ पे पूरा आंकड़ा देख सकते हो कि इनकम नेट सरप्लस, सरप्लस ट्रांसप्लेटेड। तो आप ये जो नीचे चार्ट दिया हुआ है इसको देख के आपको ये जो चीज़ है ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और डेली MCQs हमारे जो हैं वो देखना शुरू करते हैं। कल मैंने आपसे जो क्वेश्चंस पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। विच सिटी इज होस्टिंग इंडियाज बिगेस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाला जो क्वेश्चन था, इसका दोस्तों जो जवाब होगा वो होगा डी, बेंगलोर। दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि विच कंट्री टू होस्ट 2018 शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2018, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा चाइना। तीसरा दोस्तों जो आपका क्वेश्चन था उसमें था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ अंबिकापुर वॉन द अवार्ड फॉर 2019 स्वच्छता उत्कृष्टता पुरस्कार में कौन सा इसमें से सही, कौन सा कथन इसमें से गलत था, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे पॉइंट बताना था। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो गलत था। इसके बाद दोस्तों चंद्रमौली रामानाथन क्या पॉइंट किए गए हैं रिसेंटली, तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन था वो सही था। फिफ्थ जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था कि इंडिया रिवोक्ड MFN स्टेटस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो पाकिस्तान। ये अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको न्यूज़ में बताया था। अब शुरू करते हैं दोस्तों आज के जो क्यूज आप लोगों के लिए हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए वो है कि वर्ल्ड पेंगोलिन डे 2019 इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो वर्ल्ड का पेंगोलिन दिवस है 2019 का वो कब मनाया जाता है, किस दिन को मार्क किया गया है। विच इज कंसीडर्ड टू बी द कल्चरल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी किसे माना जाता है, भोपाल, पन्ना, भादोगर या जबलपुर। तीसरा प्रश्न दोस्तों आपका है वो ये कहता है पोखरण 2019 में भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए अभ्यासों में कौन सा सही है। पोखरण 2019 में भारतीय वायुसेना द्वारा इनमें से कौन से अभ्यास जो किए गए हैं उसमें से कथन जो है वो सही है, वायु शक्ति, गरुणा शक्ति, मित्र शक्ति या पवन शक्ति। चौथा प्रश्न भी देख लेते हैं, किस राज्य में अस्मिता योजना शुरू की गई है, अस्मिता स्कीम कौन से राज्य में इसमें से लॉन्च करी गई है, केरला, कर्नाटक, गुजरात या महाराष्ट्र। पांचवा प्रश्न है दोस्तों आपका रंगनदी डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट, रंगनदी जो डैम है आपका किस स्टेट में लोकेटेड है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है वो हो जाता है खत्म। एंड आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करना, खूब सारा शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब करना, महिलाओं का सम्मान करना, प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, लव करना, केयर करना, शेयर करना, हेल्प करना, होप करना और कभी भी लाइफ को जॉय करना मत भूलना। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से किसी और सेशन में। सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।